बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौंगामकर जी हमारे साथ हैं। आपको दिखाते हैं एक बड़ी नई चीज, इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। देश की एक मुख्यमंत्री खुद जिरह कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और खुद वो अपनी बात कह रही हैं। इन्होंने बोलने के लिए 5 मिनट की इजाजत मांगी और फिर उन्होंने कहा हमें कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है, चुनाव आयोग जवाब नहीं देता। सुनिए आप। It is only the mic to observer. Only they are deleting all the names. They are all government of India officials. इसमें बिल्कुल नीचे राइट साइड में देखिएगा आपको ममता बनर्जी दिखेंगी। But the problem is that they are not allowing the people. Let the matter. They are not allowing the state officials. Possibly for most of the submit. They are not allowing the domicile certificate. They are not allowing the government certificate. Let there be a direction, Millets. We should be served the copies. I just highlight. I have something. Yeah, I just want to highlight 2 points. If your lordship would just take up, I want to save time, so just go to my note for a moment. Just go back. But I want to intervene for 1 minute, Lord, if lordship permits, Lord. We have written several letters to the state government to give us Group B, Lord, the class 2 officers of the rank of SDM or equivalent, so that, my lord, EROs can be appointed. That's the standard pattern, my lord, that they should be class 2 officers because they decide vital rights, papers and all. No, that has. Now they have given, my lord, only about 80 officers of that rank. Rest, all of them were given who were clerks and below, who were working under the pressure of the state government. Therefore, we had to appoint, my lord, micro observers who can assist, my lord, in case, my lord, they are in the confusion. So the fault lies with them. वहां पर चुनाव आयोग के भी वकील हैं और वो कह रहे हैं कि हमने एक सर्टेन क्लास के ऑफिसर्स मांगे थे, हमको नहीं दिए गए, ग्रुप के ऑफिसर्स नहीं दिए गए और नीचे के अफसर दिए गए। वो दबाव में काम कर रहे हैं सरकार के। ममता बनर्जी खुद अपनी बात वहां रख रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, पहली बार देख रहा हूं मैं तो कि कोई चीफ मिनिस्टर ऐसे खुद जिरह कर रही है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के और उसकी लाइव प्रोसीडिंग्स जो है वो लाइव टेलीकास्ट भी हो रही हैं। क्या कहा है ममता बनर्जी ने अभी तक? देखो सौरभ, देखिए, ममता पहली ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाला और खुद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, क्योंकि वो सुबह 10 बजे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और लगभग, क्योंकि मैटर जो है वो अब से करीब आधे घंटे पहले शुरू हुआ है, तो उससे पहले वो जो है वो पीछे बैठी हुई थी कोर्ट के अंदर और जैसे ही ये मैटर शुरू होता है वो सबसे आगे आ जाती है। और अब से कुछ देर बाद पहले उन्होंने ये बात बोली सीजीआई के सामने कि वो अब पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करती हैं और वो खुद अपनी पश्चिम बंगाल के बारे में बातें रखना चाहती हैं। और जिस पर जब उन्होंने पूरे अपने केस की पैरवी शुरू करी तो ममता ने यही कहा कि चुनाव आयोग हमें जवाब नहीं दे रहा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट ने पहले टोका और उसके बाद ममता ने कहा कि उन्हें पैरवी के लिए सिर्फ 10 मिनट चाहिए। यह ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। और ममता ने कहा कि जब इंसाफ दरवाजे के पीछे दम तोड़ रहा है, ऐसे वक्त में आप सुन रहे हैं, हम आपके आभारी हैं, यह ममता बनर्जी ने कहा। इसके अलावा ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोर्ट ने ममता को टोका और कहा कि आपकी राज्य की पैरवी के लिए बड़े बड़े वकील हैं। आज शाम दीवान जो है वो ममता बनर्जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए। इसके अलावा कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं जो कि हमारी सहायता करते हैं। ये सीजीआई ने खुद कहा कि आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं और आप खुद कोर्ट के अंदर आई हैं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि समाधान निकले और कोई निर्दोष का नाम वोटर लिस्ट से ना छूटे। ये सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। इसके अलावा ममता ने कहा कि मुझे अभी और अपनी बात रखनी है। ममता ने कहा कि मैं कुछ फोटोग्राफ्स रखना चाहती हूं, सब बड़े बंगाली अखबार में छपे हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें पहले ही 10 दिन डेडलाइन बढ़ा चुके हैं, ऐसे में हम और टाइम नहीं बढ़ा सकते, ये सीजीआई कह रहे हैं। ममता ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ नाम हटाने यानी कि सिर्फ डिलीशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है, कोई नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। यह ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के सामने कहा। और इसके अलावा ममता ने कहा कि कोई बेटी शादी के बाद ससुराल चली जाती है तो उससे सवाल किया जा रहा है कि वह पति का सरनेम क्यों इस्तेमाल कर रही है। ऐसे कई नाम हटा दिए गए हैं, कई ऐसे नाम बताए गए जिसमें दत्ता है, उसमें पहले यू लगा हुआ था, बाद में ATTA हो गया। तो उसके लिए भी जो शाम दीवान है उन्होंने ये कहा कि नाम अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके लिए भी सबको नोटिस किए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अभी ममता बनर्जी को सुन रहा है। ममता बनर्जी ने खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कहा कि वो राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं और वो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना लेकिन है बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है अतुल जो कुछ भी ये हो रहा है, लेकिन इसकी अब जरा गंभीर पहलू पर हम लोग आए। अतुल, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और अपडेट होगा तो प्लीज जुड़िएगा हमारे साथ। ये आप ये बात नोटिस कीजिए कि अभी ये मिली है मुख्य चुनाव आयुक्त से, कल ही मिली है, परसों मिली है, परसों मिली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी,
सुप्रीम कोर्ट से भी एक दिन में उनकी बात सुनने का टाइम मिल गया, सुप्रीम कोर्ट उनको बोलने भी दे रहा है। मतलब एक चीफ मिनिस्टर ने पूरी तरीके से देश के चुनाव आयोग के ऊपर अविश्वास जता दिया, मिलने के बाद भी, कि यहां हमारी सुनवाई नहीं हो सकती, इनसे हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, हमें केवल सर्वोच्च अदालत पर यकीन है, वही हमें इंसाफ देगी। और कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट बार बार कह रहा है कि अरे आपके वकील यहां आए हुए हैं मुख्यमंत्री जी, आपके बड़े वकील आए हुए हैं, उनको बोलने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए। थोड़ा बोली, फिर कोर्ट ने टोका था, उनका आपके वकील बोलेंगे, नहीं मुझे अभी रोकिए मत। ममता जी वहां भी मतलब थोड़ा असर्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन मैं तो इसको कोई शुभ संकेत नहीं मानता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद एक तरीके से शिकायत उनकी लेकर के अगर जाना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ मिनिस्टर को। नहीं, तो उन्होंने तो जब सीईसी से मिली चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उसके बाद उन्होंने कह दिया कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, झंडा लगा लेने, झंडा लगा लेंगे। तो इसका मतलब उनके साथ मुलाकात के बाद भी उन पर तो अविश्वास जाहिर कर दिया था। ये वैसे हिस्टोरिकल है कि देश में, मैं पूरी हिस्ट्री भी देख रहा था कि आज सुबह कोई चीफ मिनिस्टर हुआ है क्या अपीयर इस तरह से अपने केस के लिए, वो कोई नहीं हुआ। क्योंकि नॉर्मली जो एडवोकेट जनरल होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, या फिर जो आपके सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो अपीयर होते हैं। ममता जी की ये जो अपीयरेंस है ना, वो पॉलिटिकल अपीयरेंस है कि देखो मैं तुम्हारे लिए लड़ मैं तुम्हारे लिए लड़ रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि वो सरकार तो लड़ ही रही है वहां पर, उनकी तरफ से या AITC की तरफ से भी जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल अपीयरेंस है, और वो ये बता रहे हैं कि मैं कहां तक असर्ट कर सकती हूं आपके लिए, ये उनका पर्पज है। कोई वो सुप्रीम कोर्ट में केस को बहुत स्ट्रांग तरीके से रखने के लिए लड़ रही हो, या उनको अपने वकीलों पर विश्वास नहीं हो, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। केवल वो एक पोस्चरिंग है। तो वो पोस्चरिंग को यूज कर रहे हैं कि कितना फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या रिएक्शन देगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो हियरिंग है वो ममता जी की अपीयरेंस से नहीं देगा। नहीं, लेकिन लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको बोलने की अनुमति तो दे रहा है। वो तो ठीक है। एक मुख्यमंत्री अपने केस की जिरह लेके पहुंची है, प्रमाण लेके पहुंची है। ऐसे कई बार ऐसा होता है कि कोई होता है याचिका करता है, पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है, लेकिन कई बार होता है कि अदालत जो है मौका देती है लोगों को बोलने के लिए। सर मेरा ये कहना है कि भाई ये विशेषाधिकार ममता बनर्जी को क्यों दिया गया? ममता बनर्जी लॉ ग्रेजुएट है, एडवोकेट नहीं है। एडवोकेट लॉ जो 1961 है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्ट के कहता है कि भाई सिर्फ लॉ ग्रेजुएट होने पे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपके पास बार काउंसिल का मेंबरशिप होना चाहिए, कोर्ट में प्रैक्टिस करने का आपका अनुभव होना चाहिए, आप रजिस्टर्ड हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई भी लॉ ग्रेजुएट नहीं कर रही है, वो अपनी आपके वकील बात रखेंगे, जरूरी नहीं है ना। योगेंद्र यादव भी एक बार सुप्रीम कोर्ट गए थे, बहुत सारे लोगों को मौका देता है, बोलने का मौका दिया गया, अदालत ने भी बोला था। जनरल विक्टिम भी कोई हो, इस तरीके से जहर नहीं गई थी, वो साथ में गए थे, वकीलों ने बात रखी थी, जो वकीलों के माध्यम से उन्होंने बात की थी। यहाँ ममता बनर्जी सीधे बात रख रही है। और अरे अपडेट आ गया सर, इसमें सुनवाई, अगली सुनवाई सोमवार को अगली सुनवाई होगी। अब क्या अगली सुनवाई में भी ममता जी आएंगी या वकीलों को भी कुछ करने देंगी, ये हमें देखना होगा। नहीं, सोमवार तक सुनवाई टल गई। हाँ, आए तो बहुत अच्छा होगा। आए तो अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? देश को पता लग जाएगा कि अकेला राज्य है जहां अधिकारी कर्मचारी तक चुनाव आयोग को उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। इस पूरी जो आजकल ऑनलाइन है, सब कुछ लाइव है, तो उससे जो लाभ है उसमें साफ साफ कहा गया कि इनसे अधिकारी मांगे गए, उन अधिकारियों को इन्होंने नहीं दिया। पश्चिम बंगाल में इलेक्टोरल रोल का मैनिपुलेशन दूसरे राज्यों से कैसे अलग है, ये अब समझ में आ रहा है। कहीं किसी सरकार का दबाव हो सकता है, कहीं सत्ताधारी पार्टी के लोग दबाव बना सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी सरकार कहे कि हम आपको अधिकारी और कर्मचारी नहीं देंगे, जो चुनाव आयोग के लिए राज्य सरकार बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है कि वो देगी। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आप सिर्फ इसको यूं मत देखिए कि वो सर्वोच्च न्यायालय में आकर अपने किसी खास मतदाता वर्ग को एक मैसेज कर रही हैं। ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर वोटर लिस्ट की क्लीनिंग हो गई, सफाई हो गई, शुद्धिकरण हो गया, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो नहीं रह पाए। मैं ये वाला बात, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग्स में भी आपने सुना कि हमको चुनाव आयोग के वकील ने बोला कि हमको अधिकारी नहीं दिए गए। तो जब ये मिली थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, वहां पर इन्होंने सवाल किया उनसे, ज्ञानेश कुमार जी से, कि जब BLO और ERO हैं तो आपने दिल्ली से माइक्रो ऑब्जर्वर क्यों तैनात किए वहां पर SIR के काम के लिए? तो चुनाव आयोग ने यही बात बोली जो आपने बताई। उन्होंने कहा कि हमें सक्षम अधिकारी आपने नहीं दिए थे,
ईआरओ और एईआरओ के पद पर तैनाती के लिए जो अधिकारी हमें दिए गए वो ज्यादातर एसडीएम और तहसीलदार से नीचे के लेवल के हैं, और रिटर्निंग अफसर के लिए भी केवल 67 विधानसभाओं में हमें एसडीएम और एसडीओ रैंक के अधिकारी दिए गए हैं। इसीलिए ये काम पारदर्शिता से हो, इसलिए हमको ऑब्जर्वर वहां लगाना पड़ा। सौरभ जी ये भी समझ लीजिए, रिटर्निंग ऑफिसर डीएम के अलावा कोई नहीं होता है। और इन्होंने कहा कि हमें एसडीएम और एसडीओ अधिकारी होता है वही चुनाव अधिकारी होता है, एसडीएम तो ईआरओ होता ममता जी का सुप्रीम कोर्ट जाना सर। देखिए, ये पहली बात तो कि ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है और साथ साथ ये बेचैनी भी है। और बेचैनी इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी को बहुत साफ लग रहा है, जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा, कि वाकई यदि चुनाव फेयर यदि हो जाता है, यदि वोटर लिस्ट क्लीन कर दिया जाता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा ना कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हम नहीं मान रहे सब हैं। गवाह लेके गई थी, वो देख रहे हैं काले शॉल में, और खुद भी काले शॉल पहन के गई। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं मान, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कौन इशू कर देता है? तो पंचायत का प्रधान इशू कर देता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्यों मान ले जब तक उसका क्रॉस चेकिंग नहीं किया जाए? ये जो है वो चुनाव आयोग कर रही है, क्योंकि चुनाव आयोग उनके नागरिकता को सुनिश्चित कर रही है कि जो नागरिक है वही वोट देने का अधिकार है। यही इनकी बेचैनी है। और जो भी आधार प्रमाण पत्र इन्होंने जारी किया है, वोटर आईडी जारी पहले से जो जारी किया गया होगा, 2003 का जो जारी किया गया होगा, या उनको राशन कार्ड बनाया गया होगा, इन सारे दस्तावेजों की जांच यदि निकलती है तो आपको पता लग जाएगा कि कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन टाइम बढ़ाने से इनकार कर दिया है। 14 फरवरी को ये आनी है फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट, वो 14 को ही आएगी। अभी तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आगे टाइम नहीं देंगे। चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है जवाब देने के लिए, सोमवार को अगली सुनवाई होगी। लेकिन आप देखें, बात यहां तक पहुंच गई कि ममता बनर्जी ने यह कहा कि अगर ऑपोजिशन पार्टीज, उन्होंने कहा मेरे पास तो सारे सांसद नहीं है, इतने नंबर नहीं है, तो सारी ऑपोजिशन पार्टियां मिलकर अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इंपीच करने का मोशन लाती है, उनके खिलाफ महाभियोग लाती है उनको पद से हटाने के लिए, तो हम समर्थन करेंगे सबसे आगे। संभव नहीं हो पाएगा। ममता जी की बात सुना दी, कांग्रेस ने मना कर दी। उनकी बात तो सुन ले ममता। संभव भी नहीं है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। मोशन तो मूव कर सकते। ममता बनर्जी का बयान होगा आपके पास इस पर, सुनाई चलाइए। चुनाव में हम देखेंगे क्या टीएमसी और कांग्रेस का अलायंस, क्या ये पॉसिबल है या फिर इसकी कोई सिचुएशन इमर्ज नहीं करती? चुनाव में हम देखेंगे क्या टीएमसी और कांग्रेस का अलायंस, क्या ये पॉसिबल है या फिर इसकी कोई सिचुएशन इमर्ज नहीं करती है? देखिए, मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। रणनीति तो हम बताएंगे, हम फील्ड छोड़ेंगे नहीं। भी दे, हमारा तो भरोसा है जस्टिस मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो तब सोचा जाएगा कैसे करेंगे। लेकिन बीजेपी नहीं आएंगे बंगाल में, पीपुल्स हेट बीजेपी। देखिए, अगर आपका रुपया से 20 रुपया काट लिया तो आपको तो प्रभाव होता है, लेकिन वो 20 रुपया जो काट लेगा ना, अगर आप कोई ट्यूशन कर लेगा तो उसको आपको आ जाएगा, और बीजेपी का लोगों ने हमको वोट दे देंगे। देखिए, अगर कोई चीज जेन्युइन होता है, प्रैक्टिकल होता है, जनता का हित में होता है, हम भी चाहते हैं उसका इम्पीचमेंट हो। नंबर हमारा नहीं है, लेकिन इम्पीचमेंट भी हो सकता है ना, प्रोविजन तो है, रिकॉर्ड तो हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो हम भी हमारा पार्टी को एमपीज को कॉन्फिडेंस में लेके डिस्कस करके, हम लोग तो जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट में होता है हम सब इकट्ठा होकर ही काम करते हैं, उसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। वो कह रही हैं कि पता है हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड में तो आ जाएगा कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए ऑपोजिशन पार्टीज महाभियोग लाना चाह रही थी, ये कह रही है। देखिए, लाने के लिए वो ला सकती हैं, मोशन ला सकती हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि महाभियोग तभी पास होगा जब 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग बट नॉट लेस देन टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस सेपरेटली, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो मेंबर हैं उनके 2/3, लेकिन किसी भी हालत में हाफ से कम नहीं। वैसी स्थिति में यदि आता है, यदि उनको वोट मिलता है, तब वो 2/3 बहुमत तो लाएंगे कहाँ से? लोकसभा में तो नहीं है। वो बोल रही है ना सिंबॉलिक, ये तो सिंबॉलिक होता है। इम्पीचमेंट मोशन का मतलब ये थोड़ी होता है। इम्पीचमेंट मोशन का मतलब होता है कि आप उस जो व्यवस्था है, संवैधानिक पद है, उससे खुश नहीं है। ऑपोजिशन ये बताना देश को, ऑपोजिशन के पास 200 सुनिए तो ऑपोजिशन के पास 235 सांसद हैं,
235 सांसद है, जहां तक मुझे ज्यादा नंबर गलत नहीं है तो उसमें से अगर 200 के सिग्नेचर उन्होंने करा लिए, भाई माहौल तो बन जाएगा ना। 100 के जरूरत है, 100 के सिग्नेचर करके भी वो रख देंगे वहां पर लोकसभा में। एक दिन का हेडलाइन बन सकता है कि इतने लोगों ने वोटिंग किया, इसके अलावा और कुछ नहीं वही होगा, वही होगा। अरे ये मुद्दा केवल ममता जी का नहीं है, ये मुद्दा अखिलेश यादव का भी है। अखिलेश यादव ने कल आरोप लगाया कि जो बड़े अधिकारी हैं लखनऊ से, वो बकायदा एक लिस्ट जो है बनाकर पेन ड्राइव में वो उन्होंने भेज दिए हैं सारे डीएम वगैरह को, और उनको कहा है कि ये नाम काटने, और उन्होंने कहा स्पेशली अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के नाम काटने को कहा गया है। गांव गांव में प्रिंटेड लिस्ट पहुंचा दी गई है कि ये नाम कटेंगे। सुन लीजिए उनकी बात। पूरे उत्तर प्रदेश में खासकर मुस्लिम, पीडीएस समाज के लोग और जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है, उन बूथों पर टारगेटेड पेन ड्राइव के माध्यम से वोट भेजा जा रहा है, और अधिकारियों को निर्देश है कि समाजवादियों की ना सुनवाई हो। अभी जो हमें जानकारी मिली है, एक पेन ड्राइव में लगभग 2 विधानसभाओं के कई हजार वोट हैं जो टारगेटेड काटने का लक्ष्य बनाया हुआ है। और यहां पर 2 विधानसभा कितने हैं टोटल? 1,90,00,000 समथिंग ऐसे कुछ वो डेटा बता रहे हैं कि इतना वोट काटने की लिस्टें बना के बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई त्रिपाठी जी। देखिए, मैं बड़ा रोचक बताता हूं, चूंकि अभी ढेर सारे लोग से मिलना हुआ, तो भाजपा का जो SIR का काम प्रयागराज में कुछ लोग देख रहे थे, तो बैठे हुए तो कहे कि हमारे यहाँ मेहनत, हमारे यहाँ मेहनत। तो एक ने उसी में कहा कि अरे तुमको पता नहीं है, अब तो क्या है, अब तो हम लोग कुछ करने की जरूरत है नहीं, वो भाजपा ऊपर से प्रिंटेड लिस्ट आ गई है और सब जो है वो हो जाएगा, नाम कट जाएगा, जिसका कटवाना है सब फॉर्म 7 प्रिंटेड आया है। तो दूसरे लोगों ने कहा कि हम भी तो उस प्रक्रिया में लगे, हमको तो फॉर्म नहीं मिला। कह रहे कोई बात नहीं, मिल जाएगा वो। तो वहां ये कहा कि भाई ये तुम बात कह रहे हो, इसका कोई आधार नहीं है। अब मुझे लगता है कि इसको जरा यूं भी देखिए, अगर अखिलेश यादव ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो इस काम में लगे हुए लोग हैं, उनको ये लगने लगे कि अरे हमारे यहां से तो सब प्रिंटेड फॉर्म आ जाएगा, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, सारा काम सब सेट है, तो वो काम ठीक से करेंगे क्या? वो SIR की उस प्रक्रिया में अपने लोगों का नाम जुड़वाएंगे या कटवाएंगे क्या? वो तो कहेंगे सब कुछ प्रिंटेड होके आ रहा है। तो आप इसको रणनीति के तौर पर भी देख सकते हैं। और चूंकि अफवाह बहुत तेज फैलती है, अब अगर मेरे सामने 2 लोगों ने आके बोल दिया कि अरे ये तो हो रहा है, और 5 लोग उसी कमरे में पूछ रहे हैं कहां हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आप ठीक कह रहे हैं, ये बीजेपी की परेशानी होगी। मैं ये पहली बात तो ये कि क्या ऐसे कोई प्रिंटेड फॉर्म जा रहे हैं? नहीं, संभव नहीं है ना, क्योंकि जाएगा तो ये आखिर आप कहां लेके जाएंगे? हाँ। मान लीजिए प्रिंटेड फॉर्म गया, इन्होंने क्योंकि ये भी मांग की है कि फॉर्म 7 नाम कटाने के लिए किसी का फॉर्म 7 लगता है, तो इन्होंने कहा कि हजारों फॉर्म 7, लाखों फॉर्म 7 डाउनलोड किए गए, तो इन्होंने कहा सीरियल नंबर सब पे होना चाहिए। चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था करे कि जो डाउनलोड कर रहा है फॉर्म, वो हमको पता रहे कि ये फॉर्म कहां से और किसने डाउनलोड किया। तो फॉर्म आपको BLO को देना पड़ेगा, ERO को देना पड़ेगा, तभी तो जाएगा ना ये फॉर्म। ये बीजेपी समर्थक ने आपसे बोला कि पार्टी लिस्ट भेज रही है, उसने भी ये कहा कि अब तो पार्टी भेज दे रही तो कोई दिक्कत नहीं। तो किसी ने कहा कहां है, कहने नहीं, सब हो जाएगा। अब वो जो लोग SIR में जुड़े लोग पूछ रहे हैं कहां जाएगा। तो ये अफवाह इस तरह से फैलती है। तो कई बार होता है, किसी ने एक ने कहा कि अरे अब तो हो गया, जैसे कई बार लोग कहते हैं अरे EVM में सब सेट हो जाता है, तो दूसरे ने कहा सेट हो गया। अब सेट हो गया तो किसका नुकसान होगा? जिसको ये भ्रम है कि सेट हो जा रहा है उसको नुकसान होगा ना। दूसरा तो अखिलेश यादव या दूसरी पार्टी के लोग तो अपनी पार्टी के लिए काम कर ही रहे हैं। अखिलेश यादव ठीक कह रहे हैं क्या? तो ठीक कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि अगर वो होता तो वहां बैठे हुए लोगों को पता होता ना। SIR प्रक्रिया से जुड़े लोगों को नहीं पता है। एक व्यक्ति जो उस प्रक्रिया से नहीं जुड़ा है वो कह रहा है कि अरे वो तो प्रिंटेड फॉर्म आ जाएंगे और सब हो जाएगा। तो इसको समझिए। और अफवाह इसी तरह से फैलती है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, उस राज्य में किसी एक के मुंह से निकला, 4 लोग वहां से लेकर गए, तो ये होता है अखिलेश उसी को हवा दे रहे हैं। सर क्या बन रहा है सारे विवाद का? ममता जी का भी, अखिलेश जी का भी मुद्दा एक ही है, SIR बिहार के बाद। मतलब कुल मिलाकर तो ये हो रहा है कि चुनाव व्यवस्था से सभी लोग संतुष्ट नहीं है। अखिलेश जी भी नहीं है, ममता जी भी नहीं है, और जैसे हर्ष जी कह रहे हैं बीजेपी के भी बहुत सारे लोग नहीं है, जिनको पता नहीं है कि हाँ नाम कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। अफवाह वो फैला रहे होंगे। देखिए, अखिलेश जी की किसी भी बात को इतना सीरियसली, वो एक उनका एक पॉलिटिकल तरीका है बात करने का कि आप यदि ये बात करेंगे तो फिर से आप क्वेश्चन करते हैं कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। ममता जी भी वही कर रही हैं, ठीक है। और मैं इस बात को कहता हूं कि हम एक स्टैंडर्ड पैरामीटर अपना लें। या तो हम कहें कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो उत्तर प्रदेश में भी वैसे ही काम कर रहा है, वो वैसे ही बंगाल में काम कर रहा है। यदि बंगाल में वो सरकार के आधार पर अफसर काम कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार कमजोर सरकार है? कर रहे हैं, कौन कह रहा है नहीं कर रहे? नहीं, उनके आदेश पर।
अच्छा, जैसे पश्चिम बंगाल के लिए कहा जा रहा है कि भाई उनके आदेश पे वहां पर काम नहीं हो रहा है, अफसर बनाए जा रहे हैं कि नहीं बनाए जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। और यदि उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा तो पश्चिम बंगाल में भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों जगह अधिकारी जो है उस काम को कर रहे हैं। लेकिन इससे ओवरऑल जो हुआ, एक फाइनल कमेंट, उससे कुल मिलाकर हुआ कि इलेक्शन सिस्टम पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। विजय जी, दोनों में अंतर ये है, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का जो वकील है उसने कहा, बहुत साफ साफ कहा कि हमने आपसे मांग किया था एसडीएम और बीडीओ के स्तर का अधिकारी। उत्तर प्रदेश ने बीडीओ और एसडीएम स्तर के अधिकारी को दिया है, वो काम कर रहे हैं, क्लर्क नहीं काम कर रहा है, जिसको आप ये आरोप लगाया गया कि एसडीएम उनकी पसंद के अफसर लगाएंगे। बात तो वही है। एक मिनट, नहीं, सुन लीजिए, मैंने एसडीएम एक गस्टेड रैंक 1 ऑफिसर होता है, इसलिए आप बीडीओ भी होता है, क्लास 1 ऑफिसर होता है, गस्टेड ऑफिसर होता है। आप ऐसे क्लर्क को आप लगा रहे हैं जिसके मातहत कई आदमी काम करवा सकता है, उसको जो लोकल दबाव में काम करवा सकता है। ठीक है सर। और पश्चिम बंगाल तो इसमें नोटोरियस है साइंटिफिक रीजन के लिए। समय नहीं है, मैं बस एक कमेंट समीर जी का लेना चाहता हूं। प्रफुल्ल पटेल का बयान था हमारे पास, वो समय नहीं है उस चलाने का सर, लेकिन उनको ये कहना पड़ा कि लोग तरह तरह की बातें हमारी पार्टी के बारे में कर रहे हैं और अध्यक्ष चुना जाएगा तो मैं उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहूंगा, मेरे बिना अध्यक्ष चुना जाएगा। क्यों सफाई देनी पड़ रही थी उनको? नहीं, अजित पवार के निधन के बाद और जब सुनीता पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया, उसके पहले से और उसके बाद से लगातार ये चल रहा है कि भाई सुनीता पवार को उप मुख्यमंत्री तो बना दिया, विधायक दल का नेता तो बना दिया आपने, पार्टी का अध्यक्ष कौन है अभी इसको लेकर फैसला नहीं हुआ। तो तमाम तरीके से अफवाहें चल रही है, व्हाट्सएप पर मैसेज की प्रफुल्ल पटेल को अध्यक्ष बनाने को लेकर एक गुट सक्रिय हो गया है, कोई कह रहा सुनील तटकरे को बनाने के लिए सक्रिय हो गया है, किसी ने ये कहा कि भाई पार्टी में ये विवाद चल रहा है कि पहले शरद पवार के साथ पार्टी का विलय हो जाए, उसके बाद एक अध्यक्ष बनाया जाएगा, फिर तय किया जाएगा। तो तमाम तरह की कोई कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं है। नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल है और महाराष्ट्र के अध्यक्ष अभी सुनील तटकरे हैं। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार थे, तो वो अध्यक्ष कौन बनेगा, पार्टी की कमान किसके पास रहेगी, उसको लेकर चल रहा है। तो व्हाट्सएप पे तमाम तरह के मैसेज अफवाहें चल रही है, तो उसका स्पष्टीकरण हो रही है कि और राज ठाकरे ने जो कहा था उस चक्कर, उन्होंने फिर पत्रकार वार्ता लेकर इस बात को क्लियर किया कि भाई हमारी पार्टी बैठ के तय करेगी हमारा अध्यक्ष चलेगा, पटेल नहीं चलेगा।